Hello everyone, I am Ritika Kaushal and I will be teaching economics. And I am excited to connect with you through the Knowledge Temple, a dedicated platform to provide an quality education, mentorship for the students across the India. And here you will get the structured learning lessons, live lectures, mock tests, and performance-based rewards. So let's start some numericals ऑफ इकोनॉमिक्स। और आज हम इकोनॉमिक्स के बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस करने वाले हैं जो हमने लास्ट क्लास में अपने लेक्चर्स को कवर किया था। ठीक है, तो आई होप आपको कुछ क्वेश्चंस भी समझ में आए होंगे और आपको ये भी पता लगा होगा कि व्हाट इज इंपॉर्टेंट इन इकोनॉमिक्स एंड व्हाट इज नॉट। ठीक है, तो देखो इकोनॉमिक्स इज वेरी इंटरेस्टिंग और प्लीज थोड़ा सा इसको आराम से पढ़ने की कोशिश कीजिए। ये कोई बहुत मुश्किल नहीं है, ठीक है। और इसके न्यूमेरिकल्स भी बहुत आसान है, मुझे ऐसा लगता है, ठीक है। तो आप इकोनॉमिक्स को बहुत आराम से कीजिए। कोई डाउट है यू कैन मेंशन इन द चैट बॉक्स, आई विल डेफिनेटली हेल्प यू टू सॉल्व योर क्वेरीज। ओके, तो अब हम कुछ क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे और हाँ, ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो प्लीज इसको थोड़ा ध्यान से करिएगा। आइए पहले क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। सो एन इकोनॉमी प्रोड्यूसेस द टू गुड्स। एक इकोनॉमी में हम दो चीजों को बना रहे हैं। पहला है आपका मैगी एंड पास्ता, एक है मैगी और एक पास्ता, है ना। हर किसी को कितना पसंद है मैगी एंड पास्ता। द फॉलोइंग टेबल समराइजेस इट्स प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी। तो नीचे आपके कुछ एक टेबल दिया गया है जिसमें ये बताया गया है कि इसमें कुछ समरीज हैं मैगी एंड पास्तास की, ठीक है। तो वो आपसे बोल रहा है कि भाई इसकी मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट भी निकालो कि मोर पास्ता इन अ प्लेस, और मतलब ज्यादा पास्ता है मैगी के रिप्लेसमेंट में बहुत सारे कॉम्बिनेशंस में। तो ये क्या बताना चाहता है। और दूसरा ड्रॉ द प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व, तो और कर्व बनाने को आपको वो बोल रहा है, ठीक है। देखो, हर चीज के अपने अपने प्रोज एंड कॉन्स होते हैं और हर चीज की अपनी अपनी एक समराइजेशन होती हैं, ठीक है। सो हेयर यू विल गेट कि भाई चीजों को मैनेज आपको करना कैसे है। देखो, सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का फॉर्मूला क्या होता है। सो मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग मोर पास्ता, तो आपको सारी चीजों को अच्छे से लिखना है। ऑफ प्रोड्यूसिंग मोर पास्ता, ठीक है। तो वो कह रहा है कि भाई इसको बनाने का ज्यादा प्रोसेस क्या है, तो इसका है आपका डेल्टा लॉस ऑफ आउटपुट ऑफ मैगी अपॉन डेल्टा गेन ऑफ आउटपुट ऑफ पास्ता। ओके, सो दिस इज द आपका बेसिक वो आपका एक फॉर्मूला। तो देखो, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या है आपको मैंने भी पहले भी बताया था। सो opportunity cost of producing an additional unit, ठीक है। जहां पे आपने चीजों को ऐड किया है, किसकी ऐड किया है, एडिशनल यूनिट ऑफ पास्ता, ठीक है। क्यों किया है, बिकॉज कुछ रिसोर्सेज क्या हैं आपके शिफ्टेड किए गए हैं प्रोडक्शन ऑफ मैगी के लिए, ठीक है। तो हियर यू विल गेट, अब यहाँ पे आप टेबल देख रहे होंगे, है ना। तो देखो इसको सॉल्व कैसे करेंगे। तो हम सबको पता है कि भाई अगर मैं यहाँ पे आपको मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट निकाल के बताऊं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका जीरो, ठीक है। तो ये क्या होगा, 90 और 25 है, मतलब कि कहीं ना कहीं आपकी जो प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व कितनी है पहले की। एक बात याद रखने का, जब भी आप चीजों को सॉल्व करें ना, तो आपको टेबुलर फॉर्म के स्ट्रक्चर्स को ढंग से ध्यान में रखना है, ठीक है। तो ये हो गया आपका जीरो। सो अब इसमें चीजों का गैप देखते चलेंगे और इन किसी इसी गैप को हम इसका वो मानेंगे कि लॉस कितना है। तो इन दोनों में गैप कितना है आपका 10, तो 10/25 दैट इज 0.4। वेयर इसमें कितना गैप है आपका 20 का, ठीक है। तो 20/25 मल्टी दैट इज 0.8, ठीक है। फिर आपका इसमें कितने का गैप है 30 का, है ना। तो 30/25 दैट इज 1.2। फिर 40 और 10 के बीच में कितना गैप है आपका, एज यूजुअल 30/10, दैट इज ओनली 3, जीरो से जीरो कैंसिल। और लास्ट आपका कितने का गैप है, कहीं ना कहीं आपका सिर्फ 10 का गैप है, तो ये कितना हो जाएगा आपका 10/25, है ना। तो ये आपका एक आ गया डेटा निकल के आ गया, आपकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का डेटा आ गया निकल के।
तो अब यहाँ पे आपकी मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट शिफ्ट कैसे होगी, इसको भी समझ लेते हैं। देखो, शिफ्ट वो इस तरीके से होगी, अगर ध्यान से देखना, ए से बी की तरफ अगर वो ए टू बी जाता है, अगर ए टू बी जाता है, तो बेसिक सेंस क्या है, 100 - 90 अपॉन 25 - 0, है ना। तो ये कितना हो गया, 10 अपॉन में 25, दैट इज 0.4। अगर वो वहीं पे ही बी से सी पे जाता है, दैट इज कितना हो गया, 90 - 70, दैट इज 50 - 25। तो ये कितना हो गया, 20 अपॉन में 25, दैट इज 0.8। ठीक है। दूसरी बात, अगर वही वो सी से डी की तरफ जाता है, तो ये कितना हो गया आपका, 70 - 40 अपॉन 75 - 50, तो मतलब 30 अपॉन में 25, दैट इज 1.2। तो उसका कहने का मतलब क्या हुआ, यहाँ पे देखो, हर एक एडिशनल यूनिट ऑफ पास्ता के लिए वो अपनी मार्जिनल कॉस्ट को क्या करेगा, बढ़ाएगा, इन टर्म्स ऑफ लॉस ऑफ आउटपुट ऑफ मैगी। तो मैगी के आउटपुट को घटा के वो दूसरी को बढ़ाने की कोशिश करेगा। ठीक है। सो दिस इज द वेरी बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। आई होप आपको समझ में भी आया होगा। ठीक है। तो ये है आपका न्यूमेरिकल ऑन द मार्जिनल प्रोडक्शन और पीपीसी के कॉम्बिनेशन में। तो ये क्वेश्चन आप करके जाइए, आपके एग्जाम में जरूर आता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एम यू एक्स इक्वल्स टू 20 एंड पी एक्स इक्वल्स टू आपका 25। ठीक है। तो पी वाई है आपका 5। तो वो कह रहा है कि अगर कंज्यूमर इन अ स्टेट ऑफ, अगर कंज्यूमर इक्विलिब्रियम के स्टेट में है, तो एमयूएम कितना होगा। मतलब आपको 5 दे रखा है उन्होंने बेसिकली। देखो, सिंपल सी बात है, इसका ज्यादा इसमें कोई दिमाग नहीं लगाना आपको, हमने पीछे किया था ना। देखो, द इक्विलिब्रियम इज स्ट्रक व्हेन, हमें पता है एम यू एक्स अपॉन में पी एक्स इक्वल टू, हमने याद होगा हमने फॉर्मूला किया था, एम यू वाई अपॉन में पी वाई इज इक्वल टू एम यू एन। तो वैल्यूज क्या सब्स्टिट्यूट होंगी, आपका एम यू एक्स कितना दिया है 20 और पी एक्स कितना दिया है 4, आपका एम यू वाई कितना दिया है 25 और ये कितना दिया है 5, तो ये कितना हो गया 5 दैट इज, इसको हम क्या कह सकते हैं, इज द कंज्यूमर इन अ स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम सच दैट दिस इज स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम। समझ आया यहाँ तक। तो बहुत ही बेसिक सा एक नंबर में आ सकता है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए, तो प्लीज करके जाना। और प्लीज देखो, अगर आपने ये वाले क्वेश्चंस को छोड़ दिया ना, तो आपको बहुत रिग्रेट होगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चंस कर लेना, बोनस पॉइंट है, मार्क्स आ जाते हैं पेपर में, कोई बड़ी बात नहीं इन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना। ठीक है। दूसरी बात, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, और ये क्वेश्चन तो बहुत ही फेमस क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन पूछा भी जाता है। ठीक है। चलो देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि भाई मिस्टर एक्स है। ठीक है, मिस्टर एक्स कोई भी मान लेना, अपने आप को मिस्टर एक्स मान लेना। ठीक है। मिस्टर एक्स कंज्यूम्स टू कोमोडिटीज, मैंने टी ओ डब्ल्यू लिख दिया है, सो माइंड दैट। सो टू कोमोडिटीज ए एंड बी हुज प्राइस आर रुपीज 6 and 8। ठीक है। तो कहीं ना कहीं वो कह रहा है कि मिस्टर जो एक्स हैं आपके, वैरायटी ऑफ एक्स, उन्होंने दो कॉमोडिटीज को यूज किया है। ठीक है, जिसके प्राइजेस हैं आपके 6 और 8 रुपए पर यूनिट के हिसाब से। तो वो कह रहे हैं कि क्या मिस्टर एक्स को उनकी इक्विलिब्रियम पोजीशन स्ट्राइक हुई होगी जब उन्होंने मार्जिनल यूटिलिटी को, जो उनका ए है, वो 7 के बराबर किया होगा। ठीक है। तो इसका क्या कर सकते हैं हम, आइए इसको समझते हैं। सिंपल सी बात है, मैंने आपको फॉर्मूला बताया था, दैट इज, अब इसको हम लेंगे एम यू ए, बिकॉज ए है। ठीक है। एम यू ए अपॉन में पी ए, दैट इज एम यू बी अपॉन में पी बी। तो एम यू ए, सॉरी गलत लिख दिया, हाँ, पी ए इज इक्वल टू 7/6। ठीक है। क्योंकि एम यू बी कितना है आपका, साफ दिख रहा है 7 है, और पी बी कितना है आपका 6 है। ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा आपका, एम यू बी इज इक्वल टू पी बी इक्वल्स टू 7/8। अब इस केस में क्या हुआ, सिंपल सी बात है, here you will get the 7/6 is greater than, or we can say that MUA upon PA is not equal to MUB upon में PP, because
जो मिस्टर एक्स है वो डज उन्होंने अपनी इक्विलिब्रियम की पोजीशन को स्ट्राइक किया ही नहीं, तो यू कैन मेंशन दैट मिस्टर एक्स डज नॉट strike the value of his इक्विलिब्रियम। ठीक है, तो आप इस तरीके से क्वेश्चन को फ्रेम करेंगे, डेफिनेटली यू विल गेट द फुल मार्क्स। और देखो इकोनॉमिक्स में ना क्वेश्चन को सॉल्व करने के बाद नीचे थोड़ा बता दिया करो यार, सिर्फ न्यूमेरिकल सॉल्व करके मत छोड़ दिया करो। देखो, न्यूमेरिकल को लिखोगे, नीचे अच्छे से एक्सप्लेनेशन दोगे, तो एग्जामिनर को भी लगेगा कि हाँ भाई बच्चे के कॉन्सेप्ट क्लियर है। जैसे इकोनॉमिक्स में ग्राफ बनाना मैंडेटरी है ना, ऐसे न्यूमेरिकल करने के बाद एक स्टेटमेंट लिखनी भी इंपॉर्टेंट होती है, जिससे टीचर को ये लगता है कि हाँ भाई बच्चे के बेसिक तो कम से कम क्लियर है। ठीक है, तो आपको ये समझ में आ गया होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, इसको समझते हैं। वो कह रहा है कि भाई एक कंज्यूमर है जो सिर्फ दो ही गुड्स को कंज्यूम करता है, ठीक है, एक्स और वाई, और दोनों का प्राइस है 3 रुपए। पहले दो प्राइस थे, अब एक ही प्राइस है। अब वो कह रहा है कि कंज्यूमर को चूज करना है कि वो दो कॉम्बिनेशन ऑफ टू गुड्स को बनाए विद अ मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन, जो किसके बराबर हो, 3 के ही बराबर हो। क्या अगर मान लो कि इफ द कंज्यूमर इन द इक्विलिब्रियम, और 1% के लिए कंज्यूमर अपनी इक्विलिब्रियम पोजीशन पे है भी, तो वो कैसे है। दूसरा कि कह रहा क्या व्हाट विल योर रेशनल कंज्यूमर डू इन दिस सिचुएशन, तो कह रहा रेशनल कंज्यूमर क्या करेगा इस सिचुएशन में। अगेन आई नो आपको फॉर्मूला में एक्सपेक्ट कर सकती हूँ कि अब आपको फॉर्मूला याद होगा। तो फॉर्मूला क्या है इसका, MRS XY PX अपॉन में PY। ठीक है, तो MRX अपॉन में PX क्या है, मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन, जो आपका PX क्या है, प्राइस ऑफ गुड एक्स। ठीक है, आपका MY क्या है, प्राइस ऑफ गुड वाई। ठीक है, यहां तक समझ में आया होगा, बेसिक है ये तो, सबको ही समझ में आया होगा, है ना। दूसरा है कि भाई सिंपल सी बात है, एक्स का भी 3 रुपए प्राइस है और वाई का भी 3 रुपए प्राइस है ना। तो अब आंसर क्या होगा, पी एक्स अपॉन में पी वाई, दैट इज 3/3 इज इक्वल टू 1। तो इस सिचुएशन में आपका MRS XY, सॉरी, XY इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, जब वो भी 3 है और वो भी 3 है तो कितना हो गया, 3 हो गया। अब इस केस में जब दोनों ही भाई साहब 3 हो ही गए हैं, तो सिनेरियो क्या बनेगा, सिनेरियो तो यही बनेगा कि भाई दोनों ही सेम सिचुएशन में चले गए हैं, तो वो दोनों को साथ ही रखा जाएगा, तो कितना हो गया, 3। अगर मान लो कंपेयर MRS एंड प्राइस रेशियो, वो कह रहा है ना लास्ट में कि रेशनल है, तो क्या, देखो सिंपल सी बात है, प्राइस रेशियो का फुल एंड मैच करना इट्स नॉट एन कोई बहुत बड़ा, आपको कोई वो नहीं करना है। सिंपल सी बात है भाई, जब दोनों के प्राइस सेम है, दोनों की बेसिक ग्रोथ सेम है, तो वो भी तो सेम ही होगा ना, वो कहाँ से डिफरेंट होगा, है ना। तो इस इन दैट केस आपका प्राइस रेशियो, ठीक है, वो भी सेम होगा। और सेम होने के साथ साथ वो बहुत ही ज्यादा प्रोपोर्शनेट भी होगा। प्रोपोर्शनेट का मेरा मतलब यहाँ पे है कि वो अपने एक लेवल ऑफ इक्विलिब्रियम को वो लेकर चलेगा। ठीक है, तो ये कितना हो गया, MRS XY इज इक्वल टू 3 इज ग्रेटर देन PX अपॉन में PY इज इक्वल टू 1। तो इसका मतलब क्या हुआ, अगर मैं आपसे पूछूं आप क्या एक्सप्लेनेशन लिखोगे, दैट मीन्स जो कंज्यूमर है, कंज्यूमर इज willing to give up 3 यूनिट्स ऑफ, तो कंज्यूमर 3 यूनिट छोड़ भी सकता है, ठीक है, किसके लिए, 1 यूनिट ऑफ एक्स के लिए, 1 यूनिट ऑफ एक्स। समझ आया आपको। और देखो इसका एक एक्सेप्शनल बताती हूँ। एक बात याद रखना कि अगर ये इस केस में आता है ना कि भाई ऐसे भी हो सकता है, एक इसका एक्सेप्शन भी बनाती हूँ। मान लो कि भाई उसने इसको छोड़ दिया, ठीक है, चलो भाई उसके मन में आई कि एक को तो छोड़ सकता हूं मैं, बट जो मार्केट इक्विलिब्रियम है वो क्या बोलेगा, मार्केट इक्विलिब्रियम क्या बोलेगा कि भाई अगर तुम इसको छोड़ सकते हो तो यू हैव टू गिव अप ओनली 1 यूनिट एक्स। तो तुम अगर एक वाई की छोड़ सकते हो तो तुम एक एक्स की भी छोड़ सकते हो। ठीक है, समझ आया यहाँ तक, बहुत ही बेसिक है, कोई ज्यादा हार्ड एंड फास्ट नहीं है ये। ठीक है, अब इसके कुछ दो इसके एमसीक्यूज हैं, इसको भी देख लेते हैं एक बार। ठीक है, एमसीक्यूज में क्या बोल रहा है वो कह रहा है कि भाई मूविंग अलोंग एन इंडिफरेंस कर्व, ठीक है, मूविंग अलोंग है, वो इंडिफरेंस कर्व के साथ मूव कर रहा है, और इंडिफरेंस कर्व के साथ मूव करने के साथ साथ वो चल भी रहा है। तो कह रहा है कि कंज्यूमर प्रेफर करेगा कि क्या वो कंजम्पशन करे पॉइंट्स ऑफ अदर्स के लिए,
क्या वो मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन को इस्तेमाल करे ताकि वो गुड्स का प्राइस अगर इंक्रीज हो तो दूसरे प्राइस को वो कंज्यूम कर सके? क्या कहता है मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन कि अगर भाई एक चीज महंगी हो गई तो आप दूसरी चीज को इस्तेमाल कर लो। तीसरे केस में कह रहा है कि भाई मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन कांस्टेंट है, और चौथे में कह रहा है कि कंज्यूमर प्रेफर नहीं करेगा अगर वो अगर प्रेफर वन कंज्यूम कंजम्पशन पॉइंट टू अनदर। क्या आपको क्या लगता है? देखो, मैंने आपको पहले भी बताया था, अभी भी बता रही हूँ, सिंपल है, कोई ज्यादा इसमें आपको ना कुछ लॉजिक नहीं लगाना। जो चीजें फिक्स हैं वो फिक्स हैं। व्हाट इज इंडिफरेंस कर्व, हाउ दे विल मूव अलोंग दैट। देखो, इंडिफरेंस कर्व सिंपल बोलता है कि अगर किसी एक चीज का प्राइस बढ़ता है तो हम दूसरी चीज को कंज्यूम रैपिडली कर सकते हैं, ठीक है। बट कुछ केसेस में क्या होता है, इंडिफरेंस कर्व विल हेल्प यू टू एनालाइज द परफेक्ट सिचुएशन ऑफ द कंजम्पशन। कभी कभी ऐसा होता है ना कि भाई अगर हमने एक चीज इस्तेमाल कर ली है तो हम, हो सकता है कि मैं दूसरी चीज कंज्यूम ना करूं, या मैं उस चीज को ना ही लेना चाहूं दोबारा से। ये भी तो केस हो सकते हैं। सो इन द इंडिफरेंस कर्व सिचुएशन इज वेरी क्लियर, ठीक है। तो कोई इसमें आपको वो नहीं करना है। तो इस केस में क्या होगा, कंज्यूमर प्रेफर नहीं करेगा एक कंजम्पशन को दूसरे पॉइंट के लिए, ठीक है। नेक्स्ट इज very easy question. The production possibility curve is option A straight line if opportunity cost are constant, option B concave to the origin due to increasing the opportunity cost, option C convex to the origin, and option D upward sloping. So आपको क्या लगता है क्या होगा? देखो, हम सबको पता है कि पीपीसी क्या है, दो गुड्स की अपॉर्चुनिटी दिखाता है कि भाई कौन सी चीज मतलब इकोनॉमी में कब आएगी, है ना। तो कह रहा है कि क्या अपॉर्चुनिटी कॉस्ट आपको ये बताता है कि स्ट्रेट लाइन हमेशा कांस्टेंट रहेगी? ऐसा भी नहीं हो सकता। कह रहा है क्या अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ये बताता है कि वो कॉनकेव है, क्योंकि अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है ओरिजिन से, ठीक है, इसे कंसिडर कर सकते हैं, ठीक है। तीसरे केस में कह रहा है कि कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन है, क्या वो कॉन्वेक्स है ओरिजिन की, या फिर चौथा वो अपवर्ड स्लोपिंग है? तो इसका आंसर क्या होगा, कॉनकेव ड्यू टू द इंक्रीजिंग अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या है, जब एक को छोड़ते हैं तो दूसरा, मतलब एक को छोड़ा तभी तो दूसरा आया ना। तो ये क्या है, एक बैलेंस सिचुएशन है जिसे हमें लेना पड़ता है, ठीक है। आई होप यू विल गेट टू नो दैट कि ये है क्या, ठीक है। अब इसमें एक दूसरा क्वेश्चन भी आता है आपका, ठीक है। अब ये क्या क्वेश्चन बोलता है, देखो, सिंपल सी बात है, उसने एक चीज बोली है, इसको ध्यान से समझना है इस क्वेश्चन को। A consumer wants to consume two goods. The price of the goods are rupees 4 and 5 respectively. The consumer's income is rupees 20. In option 1, write down the equation of the budget line. Option 2, how much of good one can the consumer consume if she spends her entire income on the good? Question 3, how much of good 2 can she consumes if she spends her entire income on that good? And what is the slope of the budget line? देखो, हमने बजट लाइन के बारे में पढ़ा था, है ना। बजट लाइन के बारे में पढ़ा, सब कुछ हमें समझ में आया। तो इस केस में सबसे पहले हम देखेंगे कि भाई प्राइस के गुड्स क्या क्या। देखो, अब ध्यान से इसको पॉइंट वाइज करेंगे। पहला है प्राइस ऑफ गुड वन इज इक्वल टू रुपीज 4, ठीक है। फिर केस 2 में प्राइस ऑफ गुड 2 इज रुपीज 5। तो इनकम कितनी है हमारी, एज आई मेंशन 20, ठीक है। कितना हो गया, 20 रुपए। तो अब भाई अगर मैं इक्वेशन लिखूंगी, तो इक्वेशन का मैंने आपको लास्ट क्लास में फॉर्मूला बताया था। तो फॉर्मूला क्या है हमारा, P1 x1 प्लस P2 x2 इज इक्वल टू आई, दैट इज इनकम, है ना। तो मेरी इक्वेशन क्या बनेगी, हमने याद है हमने इक्वेशन करी थी, तो इक्वेशन कैसे बनेगी, 4x1 प्लस 4x2 इज इक्वल टू 20। सो ये क्या है आपकी, दिस इज द बजट लाइन इक्वेशन, ठीक है। समझ आया यहाँ तक? ये तो हो गया आपका फर्स्ट पार्ट। अब वो सेकंड पार्ट में क्या कह रहा है कि अगर वो अपनी सारी इनकम, अगर हाउ मच गुड वन के अंदर कंज्यूमर की ए गुड वन को वो कितना कंज्यूम कर लेगा अगर उसने सारी इनकम इसी पे लगा दी तो। देखो, अगर पहले की बात करें तो 4x1 इज इक्वल टू 20। तो x1 कितना हो गया, 20/4, दैट इज 5। तो कितना आ गया, कंज्यूमर कैन बाय, कंज्यूमर कैन बाय 5 यूनिट्स ऑफ गुड वन, ठीक है।
वहीं अगर तीसरे केस की बात की जाए, तीसरे केस में क्या कह रहा है कि हाउ मच गुड टू कैन शी कंज्यूम इफ शी स्पेंड, अगर वो दूसरे पे सारा लगा देगी तो भाई वो क्या करेगी, वही अगेन 5x2 इज इक्वल टू 20, 10x2 इज इक्वल टू 20.5, दैट इज 4. So she spends, so she buy 4 units, simple as we can see, units of good two. ठीक है. तीसरे केस में बोल रहा है भाई कि स्लोप क्या होगी बजट लाइन की, है ना, मतलब चौथे वाले क्वेश्चन में पूछ रहा है वो, तो सिंपल सी बात है, स्लोप का फॉर्मूला मैंने आपको बताया था, स्लोप इज इक्वल टू माइनस P1 अपॉन में P2, दैट इज -4 अपॉन में 5, दैट इज -0.8, दैट विल बी योर नेगेटिव पार्ट. तो आपके फाइनल आंसर क्या है, बजट लाइन इज 4x1 प्लस 4x2 इज इक्वल टू 20. सेकेंड केस में आपका मैक्स गुड वन का कितना है, 5 यूनिट, और दो को वो कितना कंज्यूम करेगी, 4 यूनिट, और स्लोप क्या है आपकी 0.8. ठीक है, समझ आ गया यहाँ तक. कोई डाउट हो तो यू कैन आस्क मी इन द चैट बॉक्स. ठीक है, आओ थोड़े से कुछ एक थ्योरेटिकल क्वेश्चंस को भी देख लेते हैं. देखो, समझना. A rational consumer always tries to maximize the satisfaction within the limited resources. What value of human behavior is reflected in this principle? देखो, एक इंसान की क्या है कि वो अपनी जो उसकी सेटिस्फैक्शन है वो कुछ ना कुछ, मतलब होता ना कि यार मेरे पास जितना है मैं चीजों को सेटिस्फाई करने का काम करूंगा, है ना. सेटिस्फाई करने का मतलब क्या है, यहाँ पे वो अपनी सिचुएशंस को बहुत ही ना आराम से हैंडल करने का काम करता है. ठीक है, देखो, इस प्रिंसिपल का एक इंपॉर्टेंट ह्यूमन वैल्यू रिफ्लेक्ट होता है, रेशनैलिटी और जुडिशियस यूज ऑफ रिसोर्सेज. ठीक है, तो आप इस आंसर को लिखेंगे कैसे, देखो इसमें कुछ चीजें मेंशन करनी है आपको. पहली ये कि हर इंसान अपने लिमिटेड पैसे या रिसोर्सेज का बेस्ट यूज करना चाहता है, दैट इज रेशनैलिटी एंड प्रूडेंस. ठीक है, दूसरा वो वेस्ट को अवॉइड करके उन्हें ऐसी चीजों पर खर्च करता है जो मैक्सिमम उनको सेटिस्फेक्शन दे, है ना. ट्राई टू यूज द स्केयर द रिसोर्सेज इन द मोस्ट एफिशिएंट मैनर टू अचीव द मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन. पॉइंट नंबर वन. पॉइंट नंबर टू, यू हैड टू मेंशन दैट. दूसरी बात, ये ह्यूमन बिहेवियर को दिखाता है कि इंसान नेचुरली अपने फायदे को मैक्सिमाइज करने की कोशिश करता है, दैट इज मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन. पॉइंट नंबर थ्री. सो इन दिस क्वेश्चन वी विल हेल्प टू एनालाइज द थ्री थिंग. अगर आपने ये तीनों चीजें मेंशन करी देन यू विल गेट द 2 मार्क्स और 3 मार्क्स इन दिस क्वेश्चन. अगर 2 मार्क्स का होगा तो 2 नंबर मिलेंगे, 3 का होगा तो पूरे 3 मिलेंगे. इसमें से कोई चीज नहीं लिखोगे तो आधा मार्क्स कटेगा, मैं गारंटी देती हूँ. दूसरी बात है, the next question is the concavity of the PPC reflect the law of increasing opportunity cost, which arises because resources are not equally efficient in all uses. Which value is highlighted when resources are used widely and efficiently? Okay, देखो, पीपीसी क्या बताता है कि भाई कैसे जो आपके लॉज हैं वो काम कर रहे हैं, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कैसे काम कर रही है ना. तो इन सब चीजों में भी आपको एक चीज ध्यान रखनी है कि भाई अपॉर्चुनिटी कॉस्ट हमेशा चीजों को बहुत ही मैनेजेबल तरीके से लेके चलता है. ठीक है, तो इकोनॉमिक्स इज नॉट अबाउट कि मतलब कि बिल्कुल स्ट्रेट चलेगा, बिल्कुल सब सोफा है बेड है आराम से ऐसे बैठ के चलेगा, ऐसा नहीं है. ठीक है, देखो, जब रिसोर्सेज को हम वाइजली और इफेक्टली यूज करते हैं ना, तब जो वैल्यू हाईलाइट होती है वो क्या है आपकी, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, दैट इज दिस वर्ड, यू हैड टू मेंशन दैट. ये मेंशन करोगे बहुत अच्छा आपका हो जाएगा. दूसरी बात, हर रिसोर्स अपने बेस्ट पॉसिबल यूज में लगाया जाता है, मतलब कि एलोकेटेड केयरफुली. तीसरे केस में ये इंसान को प्रूडेंस मतलब कि समझदारी, रिस्पॉन्सिबिलिटी और एफिशिएंसी को दिखाता है कि वो कितना समझदार है, कैसे इस्तेमाल कर रहा है, मतलब कि बेस्ट सूटेड ऑफ यूज. इन थर्ड केस ह्यूमन बिहेवियर ये बताता है कि इंसान नेचुरली अपने लिमिटेड रिसोर्सेज से ज्यादा आउटपुट कैसे निकाल सकता है, मतलब कि मिनिमाइज वेस्ट, अचीव द हाइयर लेवल ऑफ प्रोडक्शन एंड द वेलफेयर. ठीक है, तो अगर आप इसको लिखना चाहोगे तो आप कैसे लिखोगे, एफिशिएंसी इन रिसोर्स यूटिलाइजेशन. ये है इसका मेन हाईलाइटेड वर्जन. तो जिसको आपको लिखना है, इसका हाईलाइटेड वर्जन क्या है, मैं यहाँ मेंशन भी कर रही हूँ, एफिशिएंसी इन रिसोर्स यूटिलाइजेशन. ठीक है, अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, economics is a study of choices under the scarcity, and how does the concept of PPC highlight the value of rational decision making in daily life? As we know, जो इन्वायरमेंट, जो हमारी इकोनॉमिक्स है उसमें हर चीज बहुत ही लिमिटेड वे में है. ठीक है,
तो इकोनॉमिक्स को हम ये कहते हैं कि भाई वो स्टडी ऑफ चॉइसेस है अंडर द स्कैरसिटी, मतलब कि रिसोर्सेज लिमिटेड है लेकिन वांट्स अनलिमिटेड है। इस सिचुएशन में इंसान को चॉइस और रैशनल डिसीजन मेकिंग करनी पड़ेगी। ठीक है। तो प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व का कॉन्सेप्ट क्या है? पीपीसी ये दिखाता है कि भाई लिमिटेड रिसोर्सेज के साथ अगर आप प्रोडक्शन बढ़ाओगे तो दूसरे गुड्स की प्रोडक्शन को कम करना पड़ेगा। ठीक है। तो दे आर द मतलब सिंस दे आर द स्पेस ऑफ दीज थिंग्स, ठीक है, स्क्वायर ऑफ दीज थिंग्स। ठीक है, क्योंकि रिसोर्सेज तो वैसे ही कम है। दूसरी बात, हाउस होल्ड अपना बजट है, जैसे राशन है, क्लोथिंग है, एजुकेशन, सबको बैलेंस करके चलता है। तो हर जगह हमें अपने रिसोर्सेज को वाइजली एलोकेट करना है। इसीलिए पीपीसी हमें ये सिखाता है कि हर चॉइस एक कॉस्ट के साथ आती है ना, ऑब्वियसली बात है। और इस चॉइस को समझ कर ही हम रेशनल और समझदारी भरे फैसले ले सकते हैं। ठीक है। तो आप बोर्ड्स के एग्जाम में ये भी लिख सकते हो या आपके एग्जाम्स में ये लिख सकते हो कि पीपीसी हाईलाइट्स दैट ड्यू टू द स्कैरसिटी every choice involves the opportunity cost, and therefore rational decision making is essential in the daily life to maximize the satisfaction from limited resources, है ना। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका एमआरटी का, जो मैंने मेंशन भी किया है। देखो, मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन क्या है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एमआरटी एंड हाउ इट डिफर्ड फ्रॉम एमआरएस। मतलब देखो डिफरेंट कैसे है। एमआरटी का मतलब क्या होता है, मैंने आपको उसमें भी बताया था, मैं अभी भी बता देती हूँ, उसको ऐसे ही लिख के आना। एमआरटी का मतलब है कि हम एक चीज को सेक्रीफाइस करते हैं ताकि हम एडिशनल चीज को ले सके, तो इसे हम कहते हैं प्रोडक्शन साइड कॉन्सेप्ट। तो ये मेजर क्या करता है कि आपका स्लोप ऑफ प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व क्या है। तो सिंपल सी बात है भाई, कोई एक चीज छोड़ेंगे तभी तो दूसरी चीज आएगी ना, और एक चीज को जब छोड़ेंगे नहीं तो दूसरी आएगी कैसे? सिंपल एज वी कैन सी। ठीक है। तो पहले चीजें लिमिटेड है, तो एक गुड के एडिशनल यूनिट बनाने के लिए दूसरे गुड की कितनी क्वांटिटी सेक्रीफाइस करनी पड़ेगी, ये है आपका एमआरटी। ठीक है। अब एमआरटी सिंपल है कि कंज्यूमर कितनी यूनिट्स एक साथ गुड सेक्रीफाइस करने को रेडी है ना, ताकि गुड एक यूनिट ज्यादा कंज्यूम कर सके। तो एमआरटी सिंपल, और एमआरएस क्या है आपका, एट विच वन गुड इज सब्सटीट्यूटेड इन द अनदर कंजम्पशन, मतलब कि उसकी जगह दूसरा। सो व्हाट इज एमआरएस? एमआरएस सिंपल है कि हमने कितना उसको सेक्रीफाइस किया, इन केस ऑफ एमआरएस, कि हमने उसको कितना सेक्रीफाइस किया ताकि हम दूसरी गुड्स को कंज्यूम कर सके। ठीक है, सिंपल है, ज्यादा कोई इसमें वो नहीं है। इसमें से वो कह रहा है कि भाई इकोनॉमिक्स इन चीजों पे बिहाफ पे चलती है। ठीक है। तो क्यों एमआरएस इंक्रीज होता है? क्योंकि भाई वो शिफ्ट करता है प्रोडक्शन को अपनी एक गुड से दूसरे को, ताकि हम एक चीज को कम इस्तेमाल करें, दूसरी को ज्यादा इस्तेमाल कर सके, बिकॉज रिसोर्सेज आर नॉट इक्वली एफिशिएंट, क्योंकि दोनों चीजें एक साथ हम इकोनॉमी में प्रोड्यूस नहीं कर सकते फॉर द एडिशनल रीजंस। ठीक है। सो इसीलिए पीपीसी इज ऑलवेज कॉन्केव एंड एमआरटी इंक्रीजिंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। ठीक है। So this is all about the today's session. I hope you enjoyed the session and thank you for watching this lecture. If you really liked it, you can join us on the Knowledge Temple for the complete learnings, live classes and the mentorships. Together, let's learn, making learning and engaging. So thank you so much. If you have any doubt, you can mention in the chat box. So bye everyone. Have a nice day.